गुड मॉर्निंग। कल से आगे कल अपने शुरू किया था पादप जल संबंध। उसमें कोशिका द्रव्य में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया था। विसरण, पारगम्यता, उसमें 3 प्रकार की झिल्लियाँ बताई। पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। उसके बाद प्रासरण और स्कुंचन। अब क्या है कि इन क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिका में कोशिका दाब, स्फीति दाब, प्रासन दाब उत्पन्न होते हैं। तो आज का हेडिंग है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो हम अध्ययन करेंगे ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी स्फीति दाब, डब्ल्यूपी वाल प्रेशर, एसपी सक्शन या इसको बोलते हैं डीपीडी। तो ये 4 प्रकार के कोशिका में दाब होते हैं। इनको समझने के लिए जैसे भी एक पादप कोशिका बना है, जैसे ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली, बाकी जीव द्रव्य है या माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी केंद्रक वगैरह आप जानते हैं। अब देखिए, कल हमने बताया था आपको प्रासरण। ध्यान रखिए, प्रासरण और प्रासन दाब ये रसायन से भी संबंधित है। अपने केमिस्ट्री में टॉपिक है, इसका आएगा। प्रासरण मैंने बताया था कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक 2 विलयन जिनकी सांद्रता में अंतर होता है द्वारा संबंधित होते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। इसे प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण के द्वारा ही क्या है, मूल जड़ें जो होती है, मूल रोम जो अंतिम भाग होता है, वो भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो इसी संबंधित क्या है, प्रासन दाब है कि जब कोशिका में प्रासन क्रिया होती है तो प्रासन के कारण उत्पन्न एक दाब होता है, और उस दाब के कारण क्या होता है, प्रासन क्रिया रुक जाती है। फिर यानी तो इसकी एक परिभाषा ये प्रासन दाब की कि लगाया गया वह बायां दाब, लगाया गया वह दाब जो प्रासन क्रिया को रोक दे, प्रासन दाब कहलाता है। या वह दाब जो विलायक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित विलयन में जाने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रासन दाब। बायोलॉजी की बुक में ये परिभाषा दी हुई है कि वह दाब जो विलायक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित विलयन में जाने से रोक दे, वो क्या होता है, प्रासन दाब। और रसायन विज्ञान में ये परिभाषा दी हुई है कि लगाया गया वह वाया दाब जो
प्राशन क्रिया को रोक दे उसे क्या बोलते हैं? प्राशन दाब। इसे ओपी यानी ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इससे संबंधित 3 प्रकार के होते हैं विलयन। प्राशन दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संप्रासरी, अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी। तो तीनों की बुक में प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो परिभाषा आ जाती है या अंतर आ जाता है। संप्रासरी विलयन, अल्पप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन। कि इस मान लो कोई 2 विलयन है, ये ए विलयन और ये बी विलयन है। बीच में क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। 2 विलयन ए और बी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग है। अब क्या है? पहली शर्त यह है कि दोनों विलयन की सांद्रता क्या बराबर होती है? ए एक्टिव मास बराबर बी एक्टिव मास। यानी कि दोनों विलयन की सांद्रताएं एक समान है। विलायक जल या जल में एक समान, मान एक मोल, एक में यूरिया घुला, एक में चीनी घुली हुई है, तो सांद्रता क्या होगी? 1 मोल समान होगी। तो इस प्रकार के जो 2 विलयन है उनका प्राशन दाब क्या होता है? बराबर होता है। नाम दिया गया संप्रासरी विलयन। यानी ऐसे 2 विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक है, जिनका प्राशन दाब समान होता है, क्या कहलाता है? समप्रासरी। और ऐसे विलयन की सांद्रता क्या होती है? C1 बराबर C2, यानी इसकी सांद्रता C1 C2 है, दोनों क्या है? बराबर है। दूसरा अल्पप्रासरी, यानी इनमें अगर एक की सांद्रता ज़्यादा है, दूसरे कम है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से प्राशन क्या होगा? जल के अणु अधिक प्राशन दाब की ओर गमन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि 2 विलयन जिनमें जिसकी सांद्रता या जिसका प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? अल्पप्रासरी। विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? अल्पप्रासरी विलयन। एक होता है अति। अति मतलब वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं? अतिप्रासरी। तो अंतर आ जाता है अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी। अब यहाँ क्वेश्चन रसायन में आ जाता है कि ए और बी 2 विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक है। यदि ए की सांद्रता बी से कम है तो ए विलयन होगा, या किस प्रकार का होगा? अल्पप्रासरी होगा या अतिप्रासरी होगा? तो जिस विलयन की सांद्रता कम है वो क्या होगा? अल्पप्रासरी। और जिस विलयन की सांद्रता ज़्यादा वो क्या होता है? अतिप्रासरी। और जब दोनों विलयन की सांद्रताएं समान है तो विलयन क्या होगा? संप्रासरी। यानी कि दोनों विलयन की सांद्रताएं, दोनों विलयन के प्राशन दाब जब समान हो उसे क्या बोलते हैं? संप्रासरी विलयन। तो ये 3 परिभाषाएं और आपके बायोलॉजी में है और रसायन में भी है। तो ये वाला था प्राशन दाब। उसके बाद आता है सफिती दाब। टिप्पी से बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। क्या बोलते हैं? ट्रिगर प्रेशर। जब कोशिका है, इसको हमने किसी बाहर जल में पात्र में रख दिया, तो आप जानते हो कोशिका को किसी स्वच्छ जल में या बिक्र में रख देते, पानी भरा हुआ हो
तो क्या होता है कि जल के जो अणु है वो क्या है, उच्च प्राशन दाब के कारण क्या है या प्राशन के कारण क्या है, कोशिका में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो वो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब डालती है। जब इस कोशिका को बाह्य पात्र में रखते हैं जिसमें क्या है, विलायक है। अब क्या है कि ये जो जल के अणु है वो प्राशन क्रिया के द्वारा इसमें प्रवेश करते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिससे ये जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका भित्ति पर क्या लगाती है, दाब डालती है। तो इस प्रकार कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, स्फीति दाब, या इसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। समझ गए कि जब कोशिका को स्वच्छ जल में रख दिया जाता है तो कोशिका द्रव्य का सांद्रण अधिक होने के कारण जल के अणु या विलायक के अणु कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं, और जिसके कारण कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति की ओर बाहर की ओर बल लगाती है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर जो डाला गया दाब है या लगाया गया दाब को क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर, यानी कि स्फीति दाब। फिर आता है वाल प्रेशर, भित्ति दाब। क्या बोलते हैं, भित्ति दाब, भित्ति दाब, वाल प्रेशर। तो अब क्या है कि जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब डालती है तो आप जानते हो कोशिका भित्ति भी चाहते कोशिका की संरचना बनी रहे, आकृति बनी रहे। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली पर फिर दाब डालती है। पहले तो क्या है कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब डाल रही है। अब क्या ऐसी स्थिति है कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली पर क्या करती है, दाब डालती है। ये दाब क्या कहलाता है, दाब, भित्ति दाब कहलाता है। इसे बोलते हैं वाल प्रेशर बोलते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति स्फीति दाब के कारण तनाव में रहती है और वो भी कोशिका झिल्ली पर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है, जिसे क्या बोलते हैं, भित्ति दाब बोलते हैं। चौथा आता है डीपीडी, डीपीडी ऐसे बोलते हैं एसपी, चूषण दाब, या नाम होता है विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता। कि जब शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब क्या होता है, अधिक कम होता है। शुद्ध विलायक में केवल विलायक के अणु होने के कारण उनका विसरण दाब अधिक होता है। अब क्या है कि विलायक में विलेय को मिलाने से क्या बन गया, विलयन। तो विलयन बनने से क्या होता है, उस शुद्ध विलायक के विसरण दाब की अपेक्षा विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है। जब शुद्ध विलायक में विलेय को मिला दिया जाता है तो विलयन बन जाता है। इस विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है। अतः किसी विलयन के विसरण दाब में कमी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, डी, यानी इसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। क्या बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता। और चूंकि ये विसरण दाब है वो कोशिका के अवशोषण या शोषण गुण को व्यक्त करता है, जिसको क्या कहते हैं, एसपी, यानी किसे बोलते हैं, शकुंतल दाब। क्या बोलते हैं, शकुंतल दाब। तो ये विसरण दाब न्यूनतम को हम डीपीडी को एसपी भी बोल देते हैं। तो ये
कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब थे। अब इसमें इनमें संबंध आ जाता है, तो डी पी डी बराबर क्या होता है, ओ पी माइनस टी पी। इन परीक्षा में 1 नंबर का संबंध आ जाता है कि विषम दाब न्यूनता, परासन दाब और स्फीति दाब में क्या संबंध है, तो ये निकंदर क्या होता है, एक प्रकार का संबंध होता है। तो ये थी हमारी पहली इकाई। हो सकता है बोर्ड में इसमें से 1 नंबर का आ जाए। अब ध्यान से सुन लीजिए इसमें क्या मैंने अध्ययन किया। सबसे पहले विसरण, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक और पौधों में महत्व। उसके बाद पारगम्यता, यानी ये कोशिका झिल्ली का गुण है। इसमें हमने भिन्न प्रकार की 4 प्रकार की कोशिका झिल्ली बताई। कौन कौन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। उसके बाद परासरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका हमने एक डायग्राम में बताया था किस प्रकार परासरण क्रिया होती है। इसमें 2 विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक होते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, परासरण कहलाता है। और परासरण क्रिया के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जैसे किशमिश को पानी में डाल दो फूल जाती है, चना है, मटर है, इसको पानी में डाल दो, ये क्या क्यों फूल जाती है कि इनमें कोशिका का सांद्रता अधिक होती है, जल में सांद्रता कम होती है, तो जल के अणु क्या है, कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। परासरण के 2 प्रकार बताए, अंत्य और बाह्य, अंत्य परासरण और बाह्य परासरण। उसके बाद परासरण का पौधों में उपयोग, और उसके बाद चौथा बताया था मैंने, जीव द्रव्य कुंचन और सकुंचन, ये भी परिभाषाएं बताई थी। और आज हमने बताया आपको कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो ये कोशिका में 4 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। पहला होता है परासरण दाब, इससे संबंधित 3 प्रकार के विलयन इसके आधार पर, संप्रासरी विलयन, अल्परासरी और अतिपरासरी। संप्रासरी में दोनों विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक है, परासरण दाब समान है। संप्रासरी दोनों विलयन में जिसका परासरण दाब कम है वो दूसरे के सापेक्ष अल्परासरी, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वो दूसरे के सापेक्ष अधिक परासरी। उसके बाद स्फीति दाब, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब। क्यों, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, जल में रखते हैं, पानी अवशोषित पानी का क्या होता है, परासरण होता है, और उससे कोशिका भित्ति पर दाब, झिल्ली है वो कोशिका भित्ति पर दाब डालती है, नाम दिया गया स्फीति दाब। वाल प्रेशर, स्फीति दाब से क्या उत्पन्न होता है, वाल प्रेशर होता है, वो इसके बराबर और विपरीत होता है। उसके बाद डीपीडी, विषम दाब न्यूनता, कि शुद्ध विलायक का जो विषम दाब है वो अधिक होता है, विलायक में विलेय मिलाने पर विलयन का विषम दाब कम हो जाता है, इसे ही डीपीडी कहते हैं। और इसके अलावा इनमें संबंध पूछ लिया जाता है, तो ये संबंध है। और एक इसमें बात पूछ लेते हैं, विसरण और परासरण में अंतर। विसरण और
प्रासरण में अंतर, ये रसायन में भी आ सकता है और बायोलॉजी में भी 1 नंबर का आ सकता है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में ही विलेय या विलायक के अणुओं का गमन होता है। अंतर ये है कि विसरण के लिए किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। विसरण में पदार्थ के अणु स्वतः ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की गति करते हैं। प्रासरण में कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। प्रासरण के लिए क्या आवश्यक है? अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, जबकि प्रासरण केवल विलयन में संभव होता है। ये थी हमारी पूरी पहली इकाई। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपका बुक होगी, उसमें देख लेंगे। कल हम कराएंगे इसका दूसरा पार्ट कराएंगे। आज का ये एपिसोड यहाँ तक ही। थैंक यू।